हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इमॉर्टलिटी का सीज़न 3 और ये सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड सीज़न अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड सीज़न को वन शॉट में अपलोड कर दूंगा। तो इसके आगे के नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अब यहाँ पे हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़े पहाड़ का सीन जहाँ पर कुछ डिसाइबल फाइट कर रहा था और ये हमारा मेन लीड है जिसका नाम है फैंग। और फैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पकौड़ा आकर के उसको अपने अंदर समा लेता है जिसकी वजह से फैंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और वो अंदर ही चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग को उस पकौड़ा से बचाने के लिए उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती हैं और फैंग को इस पकौड़ा से बचा लेती हैं। और फैंग के ऊपर अटैक करने वाला जिसका नाम होता है लियो, वो उस सेक्ट का सीनियर डिसाइबल होता है। और तभी फैंग बाहर निकल के कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का तुमसे 10 गुना बदला लूँगा और तुम याद रखना। मगर फैंग की इस बात को सुन करके आसपास के सारे डिसाइबल हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी फैंग कहता है कि यहाँ पे तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, माना कि मैं तुम लोगों से कमज़ोर हूँ मगर मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तभी सीनियर लियो बोलते हैं तो ठीक है, मैंने तुम्हें 10 साल का वक्त दिया और मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो जो कि तुम मुझे बीट कर पाओगे। तभी फैंग कहता है कि ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा और तुम जिस तरीके से अपने जूनियर्स को बुली करते हो मैं वो सारा हिसाब किताब तुमसे चुकता करके ही रहूँगा। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग के सेक्ट का सीन जहाँ पर वो अपने सीनियर सिस्टर के सामने आकर के उन्हें ग्रीट करता है और कहता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लियो से बचा लिया। तभी सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि फैंग तुम इस तरीके से लियो को चैलेंज नहीं कर सकते हो, तुम दोनों के बीच में पावर का बहुत बड़ा डिफरेंट है, तुमने आखिर कैसे लियो को चैलेंज करने के लिए सोच लिया। और तभी फैंग बोलता है कि मैं कैसे अपनी बेइज्जती को वहाँ पे बर्दाश्त कर पाता। और आप जानती हैं कि यहाँ पे किसी भी जूनियर्स को जिसके पास पावर कम है सीनियर किस तरीके से बुली करते हैं। और मैं इस दुनिया पे जीने का रास्ता सीख चुका हूँ। इस दुनिया में अगर जीना है तो हमें ज़्यादा पावरफुल होना होगा और जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी यहाँ पे इज़्ज़त होती है और लूज़र की यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं करता है। इस बात को सुन करके उसकी सीनियर सिस्टर कहती हैं फैंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, मगर अगर तुम 10 साल भी कल्टीवेशन कर लो तब भी तुम लियो के बराबरी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि लियो एक बार किसी इमॉर्टल केव में चला गया था और उस केव में एक इमॉर्टल गॉड ने उसे एक वरदान दिया है जिस वरदान के बदले वो कि अपने किसी भी वेपन को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है। और जैसा कि तुम 10 साल में जितने पावरफुल बनोगे उससे 10 गुना पावरफुल लियो अपने आप को खुद कर लेगा। तो तुम बताओ तुम दोनों का मैच है। तभी फैंग कहता है कि अगर मैं इस चीज़ से डर जाऊँ तो मेरा जीने का क्या ही मकसद होगा और मैं लड़ करके ही मरना पसंद करूँगा। भले ही मैं उससे कमज़ोर हूँ और भले ही मैं 10 साल बाद उसके कितना पावरफुल ना बन पाऊँ मगर मैं लड़ना यहाँ पसंद करूँगा। तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस समय ड्रैगन स्क्रिप्चर है। इस बात को सुन करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है और सीनियर सिस्टर से पूछता है कि आखिर आपको ये बात कैसे पता चली। तब सीनियर सिस्टर कहती हैं कि परेशान मत हो, मैं उस स्क्रिप्चर को तुमसे नहीं छीनूंगी और मैं जानती हूँ हर एक कल्टीवेटर का अपना कुछ राज होता है, ये तुम्हारा राज था तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात मैं कब से जानती हूँ, जब हम लोग उस केव में फ़ाइट कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी तब तुमने उस डीमन से फ़ाइट की थी और बल्कि मैं उस टाइम उस डीमन से फ़ाइट कर भी नहीं पा रही थी और मैं तुमसे पावर लेवल में बहुत ज़्यादा हाई थी मगर तुमने वहाँ पे सडन कहीं से एनर्जी को कंज्यूम किया और तुम्हारी पावर बढ़ गई और तुम उस डीमन से फ़ाइट कर पाए और मुझे भी उस केव से बचा करके ले आए। तभी से मैं तुम पे नज़र रख रही थी और मुझे तब से ही पता चल गया था कि तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है। मैं चाहती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बनो और लियो को बीट करो। इस बात को सुन कर के फैंग काफ़ी खुश हो जाता है और तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि फैंग अभी कुछ दिनों बाद सेक्ट एनुअल रैंकिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन लाओ। और वो एक बात और ध्यान रखना, इस कंपटीशन में हर एक पीक मास्टर को 1 पिल दी जाएगी और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो हमारे सेक्ट के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा और तुम अगर उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हो तो तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर पाओगे। इस बात को सुन कर के फैंग कहता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि अभी तुम्हें एक और बात मैं बता दूं कि बहुत जल्दी डीमन और इमॉर्टल्स के बीच फ़ाइट होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस फ़ाइट में पार्टिसिपेट करो। मगर अगर तुम इस फ़ाइट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो
तो कोई बात नहीं, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है फैंग। तभी फैंग बोलता है सिस्टर, मैं तब का तो नहीं बता सकता, मगर हाँ आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास और आपके साथ खड़ा हूँगा। सीनियर सिस्टर बोलती हैं फैंग, और एक बात, जैसा कि तुम जान रहे हो डीमन और इमॉर्टल्स के बीच में फ़ाइट होने वाली है, तो सारे सेक्ट के मेंबर्स अपने अपने सीनियर डिसेबल्स को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और कुछ सीक्रेट्स टेक्निक्स को सिखाएंगे जिससे वो डीमन से फ़ाइट कर पाएँ। और जैसा कि तुम जान रहे हो कि लियो को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तुम्हें शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, मगर फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनकर के फैंग थोड़ा सा हैरान होता है, मगर अपनी सीनियर सिस्टर का शुक्रिया अदा करता है। और तभी उसकी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग, तुम यहाँ से कुछ पिल्स को भी अपने साथ लेकर के जाना, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और तुम्हारी कल्टीवेशन और भी तेज़ी से इम्प्रूव होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द सुपर नेचुरल रैलम पे पहुँच जाओ। सीनियर सिस्टर के फैंग वहाँ से हैरान हो जाता है और तभी फैंग अपनी सीनियर सिस्टर किन को थैंक यू बोलता है और उन्हें ग्रीट करता है। और तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग, अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे अब जाना होगा। सीनियर सिस्टर वहाँ से चली जाती हैं और तभी फैंग अपने एल्डर सिस्टर के पास आकर के बैठ जाता है। उनका नाम होता है जियान लान, और जियान लान अपने स्टूडेंट को कुछ बातें बता रही होती हैं और समझा रही होती हैं कि उन्हें किस तरीके से कल्टीवेट करना होगा और आने वाले वक्त में उन्हें डीमन से फ़ाइट करनी है। इन सारी की चीज़ों के बारे में वो बता रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड में चला जाता है और स्पेस ऑफ माइंड में जा कर के अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर से बात करता है, जो कि एक ड्रैगन होता है। और वो अपने ड्रैगन से बात ही कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है और वो देखता है कि उसका ड्रैगन किसी पत्थर को रिफ़ाइन कर रहा है। तभी उसका ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पपेट को रिफ़ाइन कर रहा हूँ। तब इस चीज़ को सुन करके फैंग कहता है, पपेट, आखिर ये कैसी चीज़ है? उसका ड्रैगन बोलता है कि इस पपेट को तुम बहुत आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसका एक अलग ही अपना खुद का दिमाग होगा और इसको तुम अपने साथ अपने ब्लड के ज़रिए मर्ज करोगे और ये पपेट अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी यूज़ कर सकता है। अगर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन तुमसे फ़ाइट करने आए और ये पपेट अगर उससे फ़ाइट कर रहा है तो तुम्हें इसे गाइड नहीं करना होगा, ये अपने ही ब्रेन से उस अटैकर के ऊपर अटैक करेगा। ये सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है, क्या मेरे पास एक और अपना पपेट होगा? तभी ड्रैगन बोलता है कि एक बात का और ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो वो पपेट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, अगर पपेट को कुछ होता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और ये पपेट असुरा मॉन्स्टर के फॉर्म में होगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ख़तरनाक होते हैं। फैंग को असुरा मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी ड्रैगन कहता है कि असुरा मॉन्स्टर हमारे इस प्लैनेट के गहराई में रहते हैं। इस बात को सुन करके फैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी ड्रैगन कहता है, तुम परेशान ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ड्रैगन फैंग से कहता है कि अब तैयार हो जाओ, अभी हमें यहाँ से कहीं निकलना है और एक केव में जाना है, जो कि पहले मेरा घर हुआ करता था। और उस केव में जा कर के हम वहाँ पे एक धर्मासूत्रा जेड को ढूंढेंगे। मगर इस जेड के बारे में भी फैंग को कुछ नहीं पता होता है और फैंग पूछता है कि आखिर ये कैसा जेड है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये जेड 10 साल में एक बार बनता है और ये जेड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम उस धर्मासूत्रा जेड से किसी भी वेपन को रिफ़ाइन कर सकते हो, अपनी कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ में हम इस पपेट को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और ये पपेट उस टाइम उस धर्मासूत्रा जेड को पाने के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी फैंग कहता है कि मेरे तो तब तो मज़े ही मज़े होंगे, मेरे पास तो वैसे ही तिलिस्मान के 3-4 पपेट्स तो पड़े हुए हैं और साथ में मेरे पास एक और ऐसा पपेट होगा जिसे मुझे कंट्रोल नहीं करना होगा और वो खुद से ही फ़ाइट करेगा। और तभी ड्रैगन बोलता है, ये सारी बातें तुम बाद में करना, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस पपेट को रिफ़ाइन करने में, क्योंकि ये पपेट बहुत ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है और अभी हमें किसी भी तरीके से अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा और मुझे कुछ टाइम तो लगेगा इसे इवॉल्व करने में। तभी फैंग कहता है, तो ठीक है, देर किस बात की है, तुम यहाँ पे मेहनत करो और मैं अपनी कल्टीवेशन की बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तभी ड्रैगन कहता है कि उससे पहले तुम अपना बैग पैक करो और निकलने की तैयारी करो, क्योंकि हमें कैसे भी करके उस केव में जाना होगा और जा कर के धर्मासूत्रा जेड को ढूंढना होगा और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें वो जेड मिल जाएगा। और तभी फैंग कहता है, तो ठीक है, हम उस केव में चलेंगे, मगर तुम मुझे बता सकते हो कि वो केव कहाँ है? तभी ड्रैगन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतज़ार करो। और तभी ड्रैगन
फैंग को उस स्टोन की एक झलक दिखाता है, जिसकी झलक को देख करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जेड इतना ज़्यादा चमक रहा होता है और उसके आसपास इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो फैंग देख करके तुरंत कहता है कि हमें कैसे भी करके इस जेड को ढूंढना होगा। तभी ड्रैगन कहता है कि ये जेड की सिर्फ एक कॉपी थी जो मेरे दिमाग में थी, जो कि मैंने तुम्हें दिखाई, ताकि तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड से बाहर आ जाता है और वो उसी कॉन्फ्रेंस में बैठा होता है जहाँ पर सीनियर यान लान अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। और अब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने रूम में जाते हैं। फैंग भी अपने रूम में जा रहा होता है और तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है। फैंग पलट के देखता है कि उसको कोई बुला रहा है और उसके साथ में एक लड़की है जो कि फैंग की मंगेतर है। तभी फैंग पलट के कुछ भी बोलता नहीं है और सिर्फ देखता है। और तभी फैंग कहता है कि तुम कौन हो, और तभी वो बंदा कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो। और तभी फैंग कहता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ, आखिर तुम हो कौन। तभी वो बोलता है कि मैं ली थियान हूँ। तभी फैंग उसकी ओर देखता है और कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता तुम कौन हो। तभी ली थियान कहता है खैर, मैंने सुना है तुमने कहा है कि जो भी तुम्हारी मंगेतर के साथ घूमेगा तुम उसे टॉर्चर करोगे और उसे सज़ा दोगे। लो, मैं तुम्हारी मंगेतर के साथ घूम रहा हूँ, मगर देखो तुम तो अभी भी मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी फैंग को याद आ जाता है कि यही वो बंदा था जो लियो के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। जब लियो ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन से हिडन वेपन्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इमॉर्टल अपनी बॉडी को नहीं चेक कराता है और अपने सीक्रेट्स को यूँ इस तरीके से रिवील नहीं करता। इसी ने लियो से उस टाइम कहा था कि अगर ये अपनी बॉडी को चेक नहीं करा रहा और चेक कराने में डर रहा है तो मुझे ज़रूर लगता है कि ये एक डीमन कल्टीवेटर है और डीमन का सपोर्टर है। आखिर डीमन लैंड से कोई ऐसे कैसे बच के आ सकता है, और वो भी इतनी बड़ी फौज से लड़ने के बाद कैसे ज़िंदा हो सकता है। और इसी बात को लेकर के लियो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर फैंग बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने लियो को भड़काया था मेरे खिलाफ। अभी ली थियांग बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुम्हें अब याद आ रहा है। खैर जो भी बात थी, अभी तो मैं तुम्हारी फियांसे के साथ घूम रहा हूँ, तो क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे और मुझसे फ़ाइट नहीं करोगे। तभी फैंग कहता है कि मैं तुम्हारी इस चिकनी चुकड़ी बातों पे नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ उकसा रहे हो, मगर मैं तुमसे सीधा रैंकिंग बैटल में फ़ाइट करूँगा और देख लेते हैं कौन जीतेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। और ये कह करके फैंग वहाँ से चला जाता है। और तभी फैंग की मंगेतर ली थियांग से बोलती है कि तुम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, इसे रोको। तभी ली थियांग बोलता है इसे जाने दो, तुम्हें नहीं पता क्या, ये जो रैंकिंग बैटल है ये कोई आम रैंकिंग बैटल नहीं है। इसमें जो भी टॉप 10 कैंडिडेट आते हैं उसमें से अगर कोई भी मरता है तो इसमें सेक्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सुन करके ली थियांग एकदम खुश हो जाता है। और तभी फैंग की मंगेतर कहती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा रास्ता मुझे दिखा दिया, मुझे नहीं पता था कि इस बैटल में ऐसा भी कुछ होता है। और इस चीज़ को लेकर के फैंग की मंगेतर ली थियांग को ग्रीट करके कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी मदद की। मगर ली थियांग कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। और जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि मैं फैंग को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और इस बात को सुन करके वो लड़की और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं, फैंग की सीनियर सिस्टर की छोटी बहन होती है, जो कि फैंग से हद से ज़्यादा जलती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। और यही लड़की थी जो कि उस डीमन लैंड में भी फैंग को मारने की कोशिश कर रही थी, और इसी की वजह से फैंग फंस गया था। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी ली थियांग अपने 2 सर्वेंट को अपने पास बुलाता है और कहता है कब से तुम लोग छुप के हमें देख रहे हो, अब सामने आ जाओ। तभी वो दोनों मोटू और पतलू सामने आ जाते हैं, जो कि अजीब से शक्ल के होते हैं और अपने मास्टर को आकर के ग्रीट करते हैं। तभी ली थियांग बोलता है कि तुम लोग कैसे भी करके इस फैंग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला करके दोगे, और अगर तुम्हें कुछ भी मिस्टीरियस लगता है तो उसके बारे में भी मुझे तुम तुरंत इन्फॉर्म करोगे। ये बात सुन करके वो दोनों अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं और ये दोनों ली थियांग के जासूस होते हैं। और तभी ली थियांग मुड़ करके उन दोनों को जिंग युआन पिल देता है और कहता है कि इस पीक कंपटीशन के बाद मैं वोंग पीक पे जाऊंगा और मुझे वहाँ पर जो भी ट्रेजर मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम लोग को दूंगा, मगर इस बात का ध्यान रहे कि तुम मेरा काम बहुत अच्छे से करना। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग एक बड़ी सी बेड पे बैठ करके किसी पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और वो बर्ड उसे उतार करके बोलता है कि फैंग ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, तुम आखिर ऐसी जगह पे क्यों आना चाहते थे। तभी फैंग कहता है यहाँ पे मैं किसी काम से आया हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। तभी वो बर्ड कहता है फैंग
मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मिस्टीरियस लग रही है, तो बेटर मेरे लिए यही होगा कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ। और तभी फैंग उस पहाड़ी से नीचे देखता है और उसे एक गुफ़ा नज़र आती है जिसमें से एक ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है, और तभी फैंग वहाँ पे छलांग लगा देता है उस गुफ़ा की ओर जाने के लिए, और तभी वो देखता है कि उस गुफ़ा में जाने का एक रास्ता होता है। और तभी फैंग का वो ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं कई 100 साल बाद अपने घर वापस आया हूँ। और फैंग इस चीज़ को सुन कर के वो दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, और तभी वो ड्रैगन बहुत ही प्यार से अपनी गुफ़ा को देखता है क्योंकि यही वो रास्ता होता है उसके घर का। और तभी वो ड्रैगन कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो दोनों बात करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन को एक पतला सा रास्ता नज़र आता है और ड्रैगन कहता है कि यही वो रास्ता है इस गुफ़ा के अंदर जाने का। और फैंग और वो दोनों लोग उस गुफ़ा के अंदर चले जाते हैं, और वो गुफ़ा इतनी पतली होती है कि वो लोग बारी बारी करके अंदर जाते हैं। फिर फैंग कहता है ड्रैगन से कि ये काफ़ी अजीब सी जगह है, ऐसी जगह तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम जानते हो ना येलो स्प्रिंग वाटर के बारे में? तभी फैंग कहता है हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। क्या तुम जानते हो वो वाटर कहाँ से आता है? फैंग कहता है नहीं, वो वाटर इन्हीं गहराइयों के बीच से आता है और ज़मीन के अंदर से आता है। ये सुनकर के फैंग एकदम हैरान हो जाता है, और तभी वो ड्रैगन कहता है उस वाटर का सोर्स किसी को नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि फैंग और उस ड्रैगन को चारों ओर से वुल्फ घेर लेते हैं, जो देख कर के फैंग तुरंत अपने पास से एक तिलिस्मान निकालता है, और उस तिलिस्मान से तुरंत एक पपेट रिलीज़ हो जाता है, और उस पपेट के ऊपर बैठ कर के फैंग फाइट करने लगता है क्योंकि इस पपेट को ऑपरेट करने का एक ही तरीका होता है कि फैंग उसके ऊपर बैठ कर के फाइट करे और उसे ऑपरेट करे। और तभी ड्रैगन देखता है कि उन वाइट वुल्फ के ऊपर एक क्रिस्टल होता है, और उस क्रिस्टल से किसी भी वेपन को मजबूत कर सकते हैं। और तभी वो कहता है फैंग से, फैंग जितना भी हो पाए तुम इन वुल्फ को मारो और घायल करके इनके क्रिस्टल्स को हासिल कर लो। तभी फैंग कहता है ऐसा क्यों? तभी फैंग का ड्रैगन कहता है कि इनके क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और इसे हम किसी भी वेपन को रिफ़ाइन कर सकते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तभी फैंग कहता है तब तो लॉटरी लग गई, और तभी फैंग और उसका पपेट दोनों और भी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करते हैं, और तभी वो पपेट अपना वेपन बाहर निकाल के वुल्फ को बहुत ही बुरी तरीके से पटक पटक के धोता है, और कुछ ही सेकंड्स में उन सारे वुल्फ को मार देता है, और मार करके उन लोगों को चारों खाने चित कर देता है और उनके सारे क्रिस्टल्स को ले लेता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ली तियांग किसी बंदे को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम दबे पाँव यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? तभी वो बंदा कहता है कि ली तियांग तुम्हारे कान तो बहुत तेज़ हैं। तभी ली तियांग मुड़ के कहता है लिंग, लगता है तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल चुके हो। तभी लिंग कहता है कि मैं तुम्हारे फालतू एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, और मैं अब तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ नहीं देना चाहता हूँ। तभी ली तियांग कहता है अच्छा, लगता है तुम उस फैंग के साथ हो गए हो। लिंग कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ और मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, और रही बात तुम्हारी और उस फैंग की, तो फैंग से तुम ज़रा बच करके रहना क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और वो कब कैसे कहाँ से अटैक करेगा और उसकी पावर कैसे ज़्यादा बढ़ेगी ये हम लोग कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो अगर अगली बार तुम उससे फ़ाइट करना तो सोच समझ के करना। और रही बात तुम्हारे एग्रीमेंट की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे एग्रीमेंट को मैं लात मारता हूँ। और तभी ली तियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सेक्ट के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और तुम अगर चाहो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट साइन करके तुम अच्छे खासे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बस उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मगर लिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम कैसा काम करोगे, मैं इस बार तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाला। तभी ली तियांग बोलता है कि मैं कोई बहकावे में नहीं तुम्हें ला रहा हूँ, मैं उस काम के बदले तुम्हें अच्छा खासा रिसोर्सेज दूंगा, और उसके बदले तुम बहुत अच्छे से कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे सेक्ट में अब इतनी भी ज़्यादा काबिलियत नहीं रही कि वो तुम्हें अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट अब बहुत गरीब हो चुका है। इस बात को सुन करके लिंग कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सेक्ट अमीर हो या गरीब, मगर मैं अपने सेक्ट के साथ रहूँगा। और रही बात तुम्हारी, तो मैं इस बार तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आऊँगा और किसी भी प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूँगा, और फैंग के ख़िलाफ़ तो मैं किसी भी कीमत पे फ़ाइट नहीं करूँगा। इस बात को सुन कर के ली तियांग गुस्साने लगता है लिंग के ऊपर, मगर लिंग अभी भी अपनी बात पे कायम रहता है। तभी ली तियांग हंसने लगता है तेज़ तेज़। तभी लिंग कहता है कि अब मुझे जाने की परमिशन दो, और उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और तभी ली तियांग और भी तेज़ी से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड में आ जाता है, और स्पेस ऑफ माइंड में आकर के फैंग अपना वुल्फ आर्मर को बाहर निकालता है और अपने ड्रैगन को दे देता है, और उसका ड्रैगन जो वुल्फ से मार करके जो कि क्रिस्टल को वो लोग हासिल किए थे
उस क्रिस्टल को लेकर के फैंग के पुराने वुल्फ आर्मर में अटैच कर देता है और उस आर्मर को रिफ़ाइन करने लगता है और धीरे धीरे वो वुल्फ आर्मर एक अलग से ही आर्मर में रिफ़ाइन हो जाता है, जिसके पास कई सारी आंखें और 2 मुंह और एक अलग ही बॉडी और साथ में एक अलग स्पिरिट थी। ये देख कर के फैंग कहता है कि ये कितना ख़तरनाक दिख रहा है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये आर्मर अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है उस स्टोन्स की वजह से। और तभी फैंग का ड्रैगन उस आर्मर को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए 7 इविल गार्ड को भी मर्ज कर देता है उस वुल्फ आर्मर में, और यहाँ पे वो वुल्फ आर्मर बन करके तैयार हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। उसके आसपास इतना ज़्यादा ख़तरनाक ऑरा होता है जिसे देख कर के फैंग कहता है ये तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब तो मेरे पास 3 लेवल के वेपन होंगे। और तभी फैंग को एक प्योर यांग एनर्जी फील होती है और तभी वो अपने स्पेस ऑफ माइंड से बाहर आकर के देखता है कि उसके पास में ही एक प्योर यांग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और तभी उसका वो ड्रैगन और वो दोनों मिल करके उस एनर्जी का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन कहता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेज़र होगा। और तभी वो दोनों अपने पपेट पे सवार हो करके उस ट्रेज़र की ओर जाने लगते हैं और उस लाइट के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बच्चा अपने आसपास अजीब सी शील्ड बना करके कुछ डीमन से बच रहा होता है। और इस चीज़ को देख करके ड्रैगन कहता है कि अरे ये तो 5 सन एंड स्टार टेक्निक है, और ये टेक्निक तो स्टारलाइट गेट के डिसाइबल्स के पास होती है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वो डीमंस उसके ऊपर और भी ख़तरनाक अटैक करने लगते हैं। तभी फैंग इस चीज़ को देख करके गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके जो फर्स्ट मास्टर होते हैं वो स्टारलाइट गेट के ही मेंबर होते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसके हाथ में एक असुरा स्वॉर्ड होती है। और तभी इस चीज़ को देख करके फैंग और ड्रैगन दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि बच्चे इस बैरियर को हटा दो, वरना मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। तभी वो बच्चा कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया सिस्टर, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं खेलते खेलते यहाँ पे आ गया था। तभी वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेटरी में आने की, मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी वो बच्चा अपने पास से कुछ क्रिस्टल्स को अपने बैग से निकाल करके उस लड़की को और फेंक देता है, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस क्रिस्टल होते हैं। और तभी वो लड़की इस चीज़ को देखती है और कहती है तुम कुछ भी फेंक दो, तुम अपने बैरियर को हटाओ और मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगी। इस चीज़ को देख करके वो बच्चा रोने लगता है और अपने माँ बाप को याद करने लगता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मॉम डैड आप लोग कहाँ हैं। और तभी फैंग और ड्रैगन उस क्रिस्टल को देख करके बोलते हैं कि ये लड़की के पास तो बहुत ही ख़तरनाक लेवल के स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं, इस क्रिस्टल्स को अगर तुम पा गए तो तुम बहुत अच्छे से कल्टीवेट करके अपने बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तभी फैंग कहता है कैसे भी करके हमें इस बच्चे को बचाना होगा। तभी ड्रैगन कहता है हाँ, मगर जो तुम्हारे सामने वो जो असुरा गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं उसे देख करके बता सकता हूँ कि वो इंटरनल सीक्रेट लेवल के पीक पर होगी। और तुम्हें बता दूँ कि असुराज में मेल्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर वो दिखने में बहुत ही ख़तरनाक और भद्दे दिखते हैं, मगर उनकी फ़ीमेल हम जैसे इंसानों की तरह दिखती हैं, मगर वो होती हैं असुराज। और वो ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखती हैं, मगर उनके जो वेपन होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि उनके वेपन 10th लेवल के वेपन होते हैं। और ऐसे वेपन बहुत ही रेयर होते हैं और इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो एक स्लैश में पूरे पहाड़ को तबाह कर सकते हैं। मगर उस वेपन को यूज़ करने वाले के पास एक्सट्रीम पावर होनी चाहिए। और तभी उस लड़की की नज़र फैंग और ड्रैगन पर पड़ जाती है और फैंग इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उसकी फ्रेंड होंगी की तरह लग रही थी। और वो खड़ा होकर के सिर्फ उस लड़की को देखता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी वो अपने वहम से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने वही असुरा गर्ल है, मगर फिर उसे वही वहम आता है कि वो उसकी फ्रेंड है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फैंग और ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और फैंग नीचे गिर रहा होता है और कैसे कैसे खुद को संभालता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है और ऊपर देखता है कि वो लड़की उसके ठीक ऊपर खड़ी होती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट एल्डर सारे के सारे मास्टर्स को बुला करके कहते हैं कि बहुत जल्दी डीमंस और इमॉर्टल्स में फ़ाइट होने वाली है और तुम जानते हो डीमंस कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, तो तुम लोग सब के सब अपने अपने जीनियस स्टूडेंट्स को जितना हो सके उन्हें ट्रेन करो और उनको सीक्रेट मेथड सिखाओ और उनकी कल्टीवेशन की बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि वो आने वाले वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके डीमन से फ़ाइट कर सकें। और तभी सारे सेक्ट मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी केव में आ जाते हैं, जहाँ पर फैंग अपने कुछ पपेट को समन करके उस लड़की की ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से आसपास 3-4 पपेट आ जाते हैं
और इस चीज़ को देख करके वो लड़की एक एक स्लैश लगा करके उन सारे पपेट को जान से मार रही होती है। फैंग इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक में आ जाता है कि आखिर इसकी स्वॉर्ड में ऐसी कौन सी पावर है जो कि एक स्लैश में मेरे पपेट्स को मार डाल रही है। और तभी फैंग और उस लड़की की कॉम्बैट फाइट होने लगती है और फैंग उसके क्लोज में जा कर के फिर उसे अपनी दोस्त की शक्ल उसमें नज़र आती है और फैंग उससे सही तरीके से फाइट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर फैंग के ऊपर वो लड़की भारी पड़ रही होती है और तभी फैंग अपने ड्रैगन से चिल्ला करके कहता है कि यहाँ पे कुछ करो, मैं इस लड़की से हार रहा हूँ। और तभी उसका ड्रैगन कहता है कि थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि तुम्हारा पपेट यहाँ पर रेडी होने वाला है। और इस बात को सुन करके लड़की एकदम हैरान हो जाती है और फैंग का हाथ पकड़ के उसके पहाड़ की ओर पटक देती है और तुरंत उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी फैंग जैसे देखता है कि वो असुरा गर्ल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाली है, तभी वो अपने पास से वुल्फ आर्मर को निकाल के पहन लेता है और खूब कस के दाड़ मारती की वजह से वो लड़की पीछे हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ली तियांग के वो दोनों सर्वेंट कहते हैं कि आखिर इस लड़की के पास और कौन सी मिस्टीरियस पावर छुपा के रखा है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के दहाड़ की वजह से उस असुरा गर्ल के कान में दर्द होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और तभी फैंग एक बार और कस के दहाड़ मारता है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ली तियांग के आए हुए वो दोनों स्पाई फैंग को देख रहे होते हैं और एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि ये फैंग एक नंबर का गधा है, उसे बिल्कुल भी लगता है आइडिया नहीं है कि असुरास को अगर वो गुस्सा दिलाएगा तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और भी ज़्यादा ताकत से उसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी पतलू कहता है इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है और फैंग यहाँ पे तो मर ही जाएगा। तभी फैंग एक और बार दहाड़ता है जिसकी वजह से मोटू को दर्द होने लगता है। तभी मोटू कहता है कि आखिर ये लड़के के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और तभी पतलू कहता है टेंशन किस बात की है, और वैसे भी अभी कुछ देर में फैंग यहाँ पे मारा जाएगा और हम तुरंत जा कर के मास्टर को बता देते हैं कि फैंग मर गया। मगर मोटू कहता है कि हमें यहाँ पे रुक करके देखना चाहिए, क्या पता फैंग ना मरे और हम गलत रिपोर्ट दे दें, मास्टर हम पे गुस्सा हो जाएंगे। तभी पत्तू कहता है तो ठीक है, हम यहाँ पे रुक के देखते हैं और जैसे ही फैंग मर जाएगा तो हम तुरंत मास्टर को जा कर के बता देंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग अभी भी उस असुरा गर्ल से लड़ रहा होता है और वो असुरा गर्ल फैंग को पटक पटक के मार रही होती है। यहाँ पर फैंग का वो आर्मर भी किसी काम का नहीं होता। तभी फैंग अपने ड्रैगन से कहता है कि आखिर इस पपेट को लाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे मेरी हालत पछता हो रही है, ये लड़की मुझे धोबी की तरह धो रही है। और तभी ड्रैगन कहता है कि बस हो गया, रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो पपेट पूरी तरीके से रिफ़ाइन हो जाता है और रिफ़ाइन होकर के वो तुरंत फैंग के सामने आकर के कूद जाता है क्योंकि फैंग के ऊपर वो असुरा गर्ल अटैक करने वाली रहती है और वो काफ़ी स्टाइल से फैंग के सामने आकर के खड़ा होकर के अपने विंग्स को रिलीज़ करता है। ये इसकी विंग्स नहीं, इसकी स्वॉर्ड होती है और जो कि विंग्स में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और स्वॉर्ड में भी, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। और तभी इस चीज़ को देख करके वो असुरा गर्ल एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, और अपनी स्वॉर्ड को उन दोनों के सामने करती है। और हम देखते हैं कि फैंग के सामने उसका पपेट आकर के खड़ा होता है और तभी फैंग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। तभी वहाँ पे इन तीनों की फ़ाइट फिर से शुरू हो जाती है जहाँ पे हम देख पाते हैं 1 वर्सेस 2 की फ़ाइट होती है और वो असुरा गर्ल अभी भी अपनी शॉट से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है और फैंग का पपेट अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और फैंग भी पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा होता है। मगर अभी भी वो असुरा गर्ल उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारा मामूली सा पपेट मेरा कुछ नहीं कर सकता। और तभी वो असुरा गर्ल फैंग को एक लात खींच के मारती है जिसकी वजह से फैंग खूब दूर जा कर के गिरता है और तुरंत उसके पपेट के पीछे आकर के उसे फ्रीज़ कर देती है और उसका पपेट वहीं पर रुक जाता है और हिल भी नहीं पाता है। इस चीज़ को देख करके लितियांग के दोनों जासूस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और मोटू कहता है कि आज तो लितियांग नहीं बचेगा। तभी पतलू को आइडिया आता है कि अगर ये फैंग यहाँ पे मर जाता है तो क्यों ना हम इसकी बॉडी को अपने मास्टर के पास लेकर के जाके दिखाते हैं और मास्टर सोचेंगे कि हमने फैंग को जान से मारा है और हमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। इस बात को सुन करके मोटू पतलू की ओर घूर करके देख रहा होता है और तभी पतलू कहता है अरे यार, यहाँ बैठ करके इंतज़ार करने से अच्छा है क्यों ना हम उसी बैटल ग्राउंड में जा कर के फैंग को पीछे से मार दें और मार करके उसकी लाश को लेकर के चले जाएंगे और असुरा गर्ल से कहेंगे कि लो, हमने तुम्हारा काम कर दिया, हमने तुम्हारे एनिमी को मार दिया, क्या कहते हो। इस बात को सुन करके मोटू खींच करके उसको एक थप्पड़ लगाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फैंग की यहाँ पे हवा टाइट हो रही होती है और वो वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ रहता और तभी फैंग के ऊपर वो असुरा गर्ल अपनी शॉट से अटैक कर देती है और तभी फैंग अपने ड्रैगन को चिल्ला करके कहता है कि तुम मुझे जल्दी से अपनी पावर दो और तभी वो ड्रैगन अपनी पूरी पावर फैंग में ट्रांसफ़र कर देता है और फैंग वहाँ पे अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल निकालता है और वो एनर्जी बॉल जा कर के उस शॉट को वहीं पे रोक देती है और फिर फैंग धीरे धीरे करके उस शॉट को रिफ़ाइन करने लगता है और उस शॉट से उस असुरा गर्ल के
ब्लड मार्क को हटाने लगता है। इस चीज़ को देख कर के वो असुरा गर्ल एकदम शॉक्ड हो जाती है और खड़े होकर के सिर्फ उसे देख रही थी, क्योंकि वो उसके पपेट को होल्ड की होती है। तभी वो असुरा गर्ल अपने मॉन्स्टर्स को अपने पास बुला रही होती है और सारे मॉन्स्टर उसकी आवाज़ सुन करके उसकी ओर दौड़ने लगते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं कि फैंग ने उस असुरा गर्ल की स्वॉर्ड से उसका ब्लड मार्क हटा दिया होता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और इस चीज़ को देख करके वो असुरा गर्ल एकदम शॉक में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी उस असुरा गर्ल के मुंह से ब्लड आ जाता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड असुरा गर्ल के बॉडी और स्पिरिट से मर्ज रहती है और तभी वो काफ़ी वीक पड़ जाती है और उसके हाथ से फैंग का पॉपेट रिलीज़ हो जाता है। और तभी फैंग का पॉपेट अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जैसे ही उस असुरा गर्ल के ऊपर मल्टीपल शॉट से अटैक होता है, वो असुरा गर्ल उस शॉट को डॉज करने की कोशिश करती है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो शॉट हर एक तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है, क्योंकि फैंग ने उसकी शॉट को अपनी बना ली थी और उसके ब्लड मार्क को हटा दिया था। तभी फैंग ऊपर से खड़ा होकर के इंतज़ार करता है कि जैसे उसे मौका मिलेगा उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करने वाला रहता है तभी वो असुरा गर्ल अपने सीक्रेट मेथड को यूज़ करती है और जैसे वो यूज़ करती है फैंग और वो उसका पपेट दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से वो असुरा गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है और वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और तभी फैंग और उसका पपेट तुरंत फिर से उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए वापस आते हैं और एक कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। और तभी उस असुरा गर्ल के सारे डीमंस भी फैंग और उसके पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए उन दोनों के करीब आ जाते हैं। यहाँ फैंग को और उसके पपेट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उन लोगों के पास यहाँ पे कुछ डीमंस की सेना आ रही है। और तभी फैंग की नज़र पड़ती है उन डीमंस पे और वो अपने फिंगर से एक एनर्जी अटैक करता और उस एनर्जी अटैक से वो सारे डीमन वहीं पे मारे जाते हैं और फैंग भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और तभी फैंग के पीछे से वो लड़की आ करके तुरंत फैंग के ऊपर अटैक कर देती है और फैंग उसे डॉज करके एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। और तभी फैंग का पपेट भी उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो असुरा गर्ल काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगती है, मगर वो कहती है कि मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को लेने की। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो छोटा सा बेबी कैट था उसके आसपास डीमंस थे, वहाँ पे डीमंस कम हो जाते हैं। इस चीज़ को देख करके वो छोटा सा बेबी कहता है कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं, और वो अपने बैरियर को हटाता है और उसका बैरियर एक रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस रिंग से उन सारे के सारे डीमंस को वो वहीं पर मार देता है। और तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन फैंग से कहता है कि जल्दी से अपने ब्लड मार्क को इस स्वॉर्ड पे लगा दो, जो कि ये स्वॉर्ड अब तुम्हारी हो जाएगी। और फैंग भी उस स्वॉर्ड पे अपना ब्लड लगा करके उस स्वॉर्ड को अपना बना लेता है और फिर तुरंत उसी स्वॉर्ड से उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। और वो डीमन गर्ल इस चीज़ को देख कर के एकदम डर जाती है और उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो एक ही स्वॉर्ड अटैक से खूब दूर जाके गिरती है। और तभी फैंग उसके गर्दन पे वो स्वॉर्ड रख देता है और कहता है हिलना मत। और जैसे ही उसे मारने वाला रहता है तभी फैंग को फिर उसकी फेस को देख करके उसकी फ्रेंड की याद आ जाती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।